ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में चारों तरफ फैली हुई है और उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। एकमात्र ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं जिसको कि ट्रीट करने से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर मैं लेमैन मतलब कि आम लोगों की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो मैं उसको लकड़ी के तरीके से समझा सकता हूं। लकड़ी हमारे हड्डियों से मिलती जुलती होती है। लकड़ी में एक फ्रेश यंग लकड़ी जो कि बहुत ही डेंस हार्ड है उसको एक साइड में लेते हैं और एक साइड में हम लेते हैं ऐसी लकड़ी जिसको दीमक ने खा लिया है और वो खोखली हो गई है। जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी है उसको अगर आप हथौड़े से भी मारोगे नीचे पटकोगे तो भी नहीं टूटेगी, मगर दीमक खाई लकड़ी क्या है कि अगर आप हाथ से दबाओगे या कभी कभी अपने आप भी चूरा बन जाती है पूरी तरह से। सो अगर हड्डियां हमारी नॉर्मल लकड़ी जैसी है जिनसे हम दरवाजे टेबल चेयर बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वैसी है तो इसका मतलब है नॉर्मल बोन है। और अगर हम दीमक खाई लकड़ी को कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं हमारी हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है। दीमक खाई लकड़ी जैसी अगर हो गई है तो ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है। नाउ इसके वेरियस फेज होते हैं, एकदम हार्ड से लेके एकदम सॉफ्ट अपने आप टूट जाने तक या गिरने से टूटने तक। तो डिपेंड करता है कितनी खोखली हो गई है हड्डियां, इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड। जितनी भी प्रॉब्लम आप सोच सकते हो, फ्रैक्चर सोचो, घुटनों का घिस जाना सोचो, कमर का दर्द सोचो, सारी चीजें 90% टाइम ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के नरम होने जाने से रिलेटेड रहती है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा जो कारण है वो लोगों के बीच में अवेयरनेस ना होना है। मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये डिसऑर्डर है क्या और कैसे ये परेशान कर सकती है और कितना इसका महत्वपूर्ण इफेक्ट हो सकता है। सो समझाने के लिए समझाता हूँ कि आमतौर पर आप लोगों को सुनते ही होंगे कि विटामिन डी कम है। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मेरा भी कम है, मेरे ऑफिस में सबका कम है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भी कम है, और उसमें वो प्रिविलेज लेते हैं और खुश होते हैं कि चलो मेरा भी कम है तो दूसरे का भी कम है। बट आपको ये समझना है कि ओवर द टाइम अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी रहेगी सालों साल, हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन कम पहुंचेगा, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके, मतलब हमारे पेटों के आंतों में से खाने में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन तक पहुंचाना, डिलीवरी एजेंट का काम कर रही है। ये डिलीवरी एजेंट अगर काम नहीं कर रहा है तो हड्डियों में कैल्शियम पहुंचेगा ही नहीं। सालों साल कैल्शियम अगर नहीं पहुंचता है तो हड्डियां नरम होनी शुरू हो जाती है। सो आपको ये समझना है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी शुरू होती है 20, 25, 30 साल की उम्र से, और होते होते औरतों में मेनोपॉज के अराउंड 45-50 तक ऑस्टियोपोरोसिस एस्टेब्लिश हो चुका होता है। मर्दों में क्योंकि वो एक्टिविटीज करते हैं तो वो जाके करीब करीब 60-65 की उम्र पे जाके दिखाई देने लगता है। ये सबसे पहला कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी। दूसरा है कैल्शियम रिच डाइट नहीं खाना। हम कैल्शियम कम वाली चीजें खाते हैं। तो अगर हमें एक दीवार बनानी है तो ईंटों की जरूरत होती है, बोन्स के लिए कैल्शियम ईंटों का काम करती है। तो आपने अगर डिलीवरी ही नहीं दी है, एजेंट भी नहीं है और पहुंचा भी नहीं है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से भी होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है प्रोटीन डाइट। प्रोटीन हड्डियों में, जैसे दीवार में हम ईंट के साथ सीमेंट यूज करते हैं, वैसे ही प्रोटीन जो है हमारी हड्डियों में कैल्शियम को बाइंड करके रखने का काम करती है। अगर वो बाइंडिंग एजेंट ही नहीं है तो मैं कैल्शियम जितना भी खाऊं, विटामिन डी जितना भी रहे, प्रोटीन की कमी के कारण हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती है। जैसे कि एक दीवार मैंने बनाई है ईंटों से और एक ईंट और सीमेंट लगा के बनाई है, तो टेक्निकली आप सोचे तो कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जो है वो सीमेंट के साथ बनी हुई दीवार होगी। तो इसी तरह प्रोटीन की बहुत जरूरत है जिससे हड्डियां मजबूत बने। नाउ इसका कारण भी इंडियन डाइट है। अगर हम किसी भी इंडियन डाइट को देखें, इंडियन लोगों के खाने को देखें, तो आप देखेंगे कि हमारे खाने में प्रोटीन जो है वो बहुत ही कम होता है। जैसे वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन कंप्लीटली नहीं होता है। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियन इंडियन में भी अगर आम लोगों पे आप पूछेंगे तो घरों में 1 या 2 दिन से ज्यादा नॉनवेज कोई भी नहीं खाता है। तो प्रोटीन आएगा कहाँ से? प्रोटीन सोर्स नहीं होने के कारण, कमी के कारण लोगों की हड्डियां नरम हो जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है क्यों है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हम डाइट खा रहे हैं, अगर हम वेजिटेरियन भी हैं तो हमें प्रोटीन डाइट खाना है। अगर हम एवरेज इंडियन लोगों का डाइट देखें तो आप देखोगे उसमें रोटी, चावल, आलू, सब्जी सब कुछ होता है एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की होती है। मतलब कि 60 किलो अगर आपका वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन दिन का खाना होता है। तो एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो सोचिए आपको कितने अंडे दिन के खाने होंगे। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड
विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सरसाइजेस। हमारे इन जनरल अगर आप इंडियन लोगों को देखोगे, यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री के लोगों से कंपेयर करोगे तो वो लोग ज्यादा एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं। हमारे देश में भी लोग करते थे, पहले सारे काम खुद ही करते थे, लेबर वर्क ज्यादा होता था तो हड्डियां मजबूत थी। आजकल हम हैवी वर्क कुछ नहीं करते हैं, तो जितना हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से दूर जाते जा रहे हैं उतना ही हड्डियां नरम होगी। वेट ट्रेनिंग, ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज, ग्रेविटी बहुत जरूरी होती है हड्डियों में कैल्शियम को जोड़ के रखने के लिए। सो अगर हम डेली वॉक 10,000 स्टेप रोज का चल रहे हैं, साथ में हम रोज का वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हड्डियां मजबूत की जा सकती है और भी बेटर होगी। बट इन जनरल आप किसी भी घर में किसी भी मर्द या औरत को पूछेंगे तो उनमें देखेंगे 10,000 स्टेप तो छोड़िए, चलना अगर किसी के घड़ी बांध देते हैं तो हम उनके देखते हैं कि सारे दिन में मिला के 2 से 3,000 स्टेप होते हैं। और इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस का एक और रीजन जो है वो है मेनोपॉज फीमेल्स में। फीमेल में एक और बहुत, औरतों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने, जिन्होंने भी बच्चा डिलीवर किया है, उन्होंने अपने शरीर से कैल्शियम बच्चे को दिया है, प्रोटीन अपने शरीर से दिया है, हड्डियों से कैल्शियम और प्रोटीन दिया है। वो प्रोटीन कभी भी रिप्लेनिश नहीं होता है, क्योंकि बेबी डिलीवरी तक हमारे इंडिया की जितनी औरतें हैं वो सारा के सारे बहुत अच्छा खाते हैं। जैसे ही बेबी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनका फूड डाइट या अपने लिए ध्यान देना बंद हो जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बच्चा हो जाता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल या औरतें जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है, उन्हें पता भी नहीं है और करीब करीब मेनोपॉज या उसके बाद वाली एज में फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जो सबसे कॉमनेस्ट लक्षण हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, सबसे पहले लोगों को शुरू होता है कि थकावट फील होना। जैसे आप सवेरे उठे तो बिल्कुल ठीक थे, जैसे जैसे शाम गई वैसे वैसे थकावट फील होने लगी, आपको लगा कि मैं खड़े रहने से लेट जाना बेटर है। ठीक है, दिन के टाइम में भी ऐसे हो सकता है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में इवन दोपहर के टाइम पे भी नींद आना शुरू हो जाती है या लगता है कि थोड़ा सा सो ही जाऊं। मैं सुबह बैठता हूं तो सीधा रहता हूं, जैसे ही मैं दिन जाता है तो मैं नीचे की तरफ झुक जाता हूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम गाड़ी चलाते हैं सवेरे के टाइम पे, तो लोग कहते हैं कि हम मिरर ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे ही हम शाम होती है तो मिरर को नीचे करने की जरूरत पड़ती है, बैक मिरर को। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों में इन जनरल दबाने से, कोई भी कहीं पे हड्डियों में अगर दबा देता है, हड्डियां छूने से दर्द होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पैरों में नस पे नस चढ़ जाना, पैरों की नसों में दर्द होना, ठीक है, चलने से या एक्टिविटी करने से, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर आप चल देते हैं तो आपको थकावट इतनी ज़्यादा होती है या हड्डियों में इतना दर्द होता है कि आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। या इसके अलावा ये माइनर सिम्टम्स है जिनमें पकड़ना चाहिए, बट मेजर सिम्टम्स हमें जो पेशेंट मिलते हैं वो होते हैं कि हड्डियां नरम होने के कारण फ्रैक्चर के साथ वो लैंड करते हैं। कौन से जगहों के फ्रैक्चर्स, जैसे रिस्ट की बोन का टूट जाना, छींक मारने से रिब केज का टूट जाना, खांसने से या छींकने से रिब केज टूट जाना, कमर की हड्डियां गिरने से, जैसे चेयर से नीचे गिर गए और कमर की रीढ़ की हड्डी पिचक गई, या कूल्हे की हड्डी टूट जाना, या एंकल फ्रैक्चर्स होना। ये बहुत कॉमनली, छोटा सा एंकल ट्विस्ट हुआ और पूरी एंकल की हड्डियां चूरा चूरा हो गई, हिप के बोन के फ्रैक्चर हो जाना, या शोल्डर के बोन का छोटे से स्लिप से पूरी तरह चूरा हो जाना। तो ये मोस्टली हमें हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में मिलता है कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हड्डियों को टूटने से बचाना है। ठीक है, लकड़ी अगर इतनी नरम हो गई कि नीचे पटकने से टूट जाएगी या अपने आप टूट जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में फ्रैक्चर के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो फ्रैक्चर प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्नोसिस हो गया है ऑस्टियोपोरोसिस का, कि आपको पता है कि आपको येलो जोन ऑस्टियोपिनिया या रेड जोन ऑस्टियोपोरोसिस है, क्लिनिकली डायग्नोसिस है, देन फॉल प्रिवेंशन, मतलब कि आपको स्लिप करके गिरने वाली एक्टिविटीज से बचना है। जैसे बाथरूम में सबसे ज्यादा स्लिप करते हैं, सैंडल्स को चेंज रेगुलरली करना है, चप्पलें अगर घिस जाती हैं तो स्लिप करके गिर सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के आसपास घर में हैंडल्स बहुत सारे लगाना, कि गिरते वक्त मेजर फ्रैक्चर बचाने के लिए कम से कम हैंडल्स पकड़ के बच सके। जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्टियोपोरोसिस की जो नींव है वो यंग एज में ही डल जाती है, जैसे कि चाइल्ड बेयरिंग एज फीमेल्स में, या यंग मेल जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं 20 से 25 या 30 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, धीरे 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 जाके मेनोपॉज के अराउंड ये कम्प्लीटली दिखाई देने लगता है 45 से 50 की उम्र फीमेल में।
और मर्दों में करीब करीब 60 रिटायरमेंट की एज से ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये शुरुआत तो मतलब स्टार्टिंग से ही है, 20 25 30 साल से ही है। तो इस चीज़ पे खासा ध्यान रखना है। और एक और फैक्टर्स, जैसे जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उन केसेस में भी ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली स्टार्ट हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले डायग्नोसिस से होता है। तो डायग्नोसिस का मतलब है कि आपको अगर बोन पेन हो रहा है और जितने मैंने सिम्टम्स बताए हैं, हड्डियों में दबाने से दर्द है, थकावट फील हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपके सामने की तरफ झुक गए हैं, आपने हाइट लॉस किया है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, जैसे इसका डायग्नोसिस मेनी टाइम बहुत लोग अपनी हाइट से भी कर सकते हैं। जैसे आपकी शादी से पहले आपकी हाइट जो है वो 6 फीट की थी या 5.5 फीट की थी, मगर अभी 20 साल बाद या 25 साल बाद आपने 2 से 3 इंच आपने 2 से 3 इंच मैं बोल रहा हूँ आपने लूज कर दिया, मतलब कि आपने हाइट लॉस की है। तो अगर आपने हाइट लूज की है तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि आपको शायद ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो। ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज है बोन डेंसिटी स्कैन। डेक्सा बोल के एक टेस्ट होता है, DEXA। डेक्सा मतलब ये बोन एब्जॉर्प्शोमेट्री होता है, एक्सरे से हम इसको करते हैं। इसमें हम बोन पे एक्सरे को मारते हैं, जिससे हम देखते हैं कितना हमारी बोन्स ने एक्सरे को एब्जॉर्ब किया है दूसरी जगह तक पहुंचने में। तो जितनी हार्ड बोन होगी उतना ज्यादा अच्छा डेक्सा दिखाई देगा, और जितनी नरम बोन होगी उतना खराब डेक्सा स्कैन दिखाई देगा। डेक्सा स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें 2 पार्ट का डेक्सा स्कैन बहुत जरूरी होता है, जैसे हिप और स्पाइन, जो कि हमारी कोर बोन है। अगर ये हड्डियां हमारी नरम हो रही है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो सबसे जरूरी है कब ये डेक्सा स्कैन करें, जैसे जिनकी उम्र 45 हो गई है फीमेल्स में, तो उन्हें मेनोपॉज के साथ साथ पहली बार अपना डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए। और डेक्सा को अगर नॉर्मल है तो हर 5 साल में रिपीट करना है। अगर आपका डेक्सा खराब आया है तो 2 से 3 साल के बीच में रिपीट करना है। और मर्दों के लिए इसको करीब करीब 60 से 65 की उम्र में पहली बार कराना है। अगर अच्छा आता है तो 5 से 7 साल में रिपीट करना है। अगर खराब आया है तो 2 से 3 साल में उसे रिपीट करने की जरूरत है। ऑस्टियोपोरोसिस को पूरी तरह से रोका जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए यंग लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रोकना है। नंबर 2, हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम डाइट हमारे फूड में होना चाहिए। कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन कितना होना चाहिए, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिससे मांसपेशियां और बोन स्ट्रांग होती है, मतलब कि वजन के साथ करी गई एक्सरसाइजेस। जैसे सिंपल एक वजन वाली एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि आपके हाथ में और पैर में एंकल या रिस्ट कफ्स आते हैं, वेट आते हैं आधे किलो 1 किलो के, उनको लगा के अगर लोग अपने घर की एक्टिविटीज 1-2 घंटे करेंगे तो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। लोगों को लगता है कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए मुझे जिम जाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जिम जाने की जरूरत है। तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज एक सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो है वॉकिंग। रोज का 10,000 स्टेप अगर हम चलते हैं तो उससे हमारी बोन्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये भी एक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ऑस्टियोपोरोसिस एस्टेब्लिश हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन आपका डेक्सा स्कोर में क्या स्कैनिंग लेवल आई है, कितना कम आया है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन भी देते हैं और मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑस्टियोपोरोसिस को मैंने एक चीज सुनी है कि लोग कहते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं होती है। जिनको पता है उनको लगता है कि ठीक ही नहीं होती है, और कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस कंप्लीटली ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, मतलब कि इसको 100% ठीक किया जा सकता है। और ये अच्छे से अगर ट्रीट किया जाए तो आप इवन बोन डेंसिटी में भी अच्छी बोन डेंसिटी कर सकते हैं, जिससे फ्रैक्चर ना हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कैसे ट्रीट करना है तो ऑस्टियोपोरोसिस पे काबू पाया जा सकता है और ये कंप्लीटली ठीक हो जा सकती है। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पता नहीं है तो मुझे लगता है उनका एजुकेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्चर होके ट्रीटमेंट करना तो कोई भी डॉक्टर कर सकता है। फ्रैक्चर को प्रिवेंट करना, और प्रिवेंशन से घुटनों की सर्जरी या कूल्हे की सर्जरी ना करानी पड़े, इससे अच्छी बेहतर बात क्या हो सकती है। तो लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस अगर नहीं होगा तो फ्रैक्चर ही नहीं होंगे, साथ साथ नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी बच जाएंगी इंडिया में बहुत लोगों की। तो इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आता है और लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए।